बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, मुल्क में सेनेट के जो इंतखाबात थे, अब उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ ही पंजाब में जो अदम एतमाद की तहरीक की बातें की जा रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता चंद रोज़ में पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी लोगों से मुलाकातें की और उन मुलाकातों में अपनी हिमायत हासिल करने की कोशिश की। कहीं वो कामयाब हुए और कहीं उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इस सिलसिले में आज हम अपने चैनल की तरफ से हमें ज्वाइन करेंगे कनाडा के शहर मिसिसागा से फैसल इलियास सिद्दीकी साहब, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे इंतहाई हमारे सीनियर सियासी रहनुमा हैं जनाब फरीद अंसारी साहब। फरीद अंसारी साहब पीपल्स सेक्रेटरीट के इंचार्ज भी हैं और माजी में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने मुतहद मरतबा जेलें भी काटी हैं और एक तवील अरसा तक वो जिला वतन भी रहे और उनकी वो पीपल्स पार्टी के इस वक्त सीनियर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। वो जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर और बिलावल भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के साथ उनकी सियासत का एक तवील सफर है। उसके अलावा हमारे जो तीसरे मेहमान हैं अब्दुल कादिर चाचड़ साहब, जो माजी में पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हैं। तो इन तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। फैसल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये फरमाइएगा कि अभी जो सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी, और जो पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी, जिनका अभी तक नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हो सका है, लेकिन आप ये बताइएगा कि उनकी क्या पोजीशन होगी, जबकि उन पर हाफ शेडिंग के इल्जामात भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को, और तहसीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सेनेट का जहाँ तक ताल्लुक है तो सेनेट का इंतखाब इस वक्त काफ़ी मज़ाहिया और ऐसी सिचुएशन है कि क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसमें पिटीशन दाखिल किया हुआ है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का जो है वो किरदार काफ़ी देखने वाला होगा कि वो इसमें क्या फैसला करते हैं और वो किस तरीके से इसको आगे लेके चलते हैं। क्योंकि ये बहुत पाकिस्तान के लिए और टेस्ट इलेक्शन कमीशन के लिए खास तौर पे एक टेस्ट केस है, और इससे मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को भी, देखने वालों को इससे पता चलेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है। जी, हुकूमत का जो मुस्तकिल एक नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है वो करप्शन के खिलाफ बिल्ड किया है, और अगर इस वक्त देखें तो सेनेट के इलेक्शन में करप्शन की इंतहा हुई है, और खासतौर पे इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ से और जो अपोजिशन जमातों की तरफ से उन्होंने अच्छा हर चीज में से पैसा चला है, तो उसमें पैसा वर्सेस ईमानदार इसमें देखना है कि, लेकिन अगर उसकी दूसरी तरफ आप देखें तो जो चेयरमैन का इलेक्शन होगा वो बड़ी उस पर भी देखने की नजर है, क्योंकि इसमें आप देखिए कि हुकूमती पार्टी के तकरीबन 47 to 49 या इस तरीके के लोग हैं, और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके तकरीबन 53 मेंबर्स हैं। फैसल ये फरमाइएगा कि अगर यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो क्या पीडीएम इलेक्शन लड़ेगी या बाइकाट करेगी? आप क्या समझ रहे हैं? जाहिर है उनके कैंडिडेट का जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तो वो किस तरह से इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, इस वक्त यही तो टेस्ट केस है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है और इसको आगे बढ़ाई जा सकती है इसकी डेट। लेकिन जो ऑपोजिशन इसके ऊपर नैरेटिव बिल्ड कर रही है वो नैरेटिव बिल्कुल लोगों के पास, क्योंकि उनके पास इस वक्त कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको वो दिखा सकें कि इसमें करप्शन नहीं हुई है। इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें गिलानी साहब का खुद इकबालिया बयान है, उनके बेटे का इकबालिया बयान है, और मरियम नवाज शरीफ उनका बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि उनका अपना इकबालिया बयान है कि उन्होंने भी वोटों अपना उसमें टिकट बांट कर उसके अंदर एक करप्शन की है। तो इन सब के बाकायदा इकबाली बयानात हैं जिसको देखकर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा।
जहां तक ताल्लुक है आगे कैसे बढ़ेगा, तो आगे ये देखना है कि आगे या तो ये कि आगे प्रोलॉन्ग होगा, पोस्टपोन होगा, या फिर अगर एक कैंडिडेट नहीं होगा तो दूसरे कैंडिडेट के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो उनका फैसला आ जाएगा। नाज़रीन, आप फैसल सिद्दीकी से तो वाकिफ हैं, वो कई प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, इंतहाई सीनियर तजिया निगार हैं। तो मैं अब आऊँगा कराची में हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त हैं फरीद अंसारी साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध सेक्रेटरीट के इंचार्ज भी हैं और माजी में उनकी बहुत काफ़ी हद तक कुर्बानियाँ पीपल्स पार्टी के लिए, उनका शुमार जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ होता है, और वो उनके बिल्कुल तालिब इल्म के ज़माने में उनके शाना बशाना रहे हैं। तो फरीद अंसारी साहब, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर के लिए आप किस हद तक पुरुमीद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब तहसीन साहब और पाकिस्तान टाइम्स के मेरे दोस्तों। जहाँ तक यूसुफ रजा गिलानी साहब का ताल्लुक है, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो हो चुका है। अगर आप जी 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 इस तरह हमारे मुल्क में फैसल साहब को सुन रहा था, तो मेरे भाई ये अजीब और गरीब खेल हो रहा है मेरे मुल्क में और मुल्क के साथ। मेरे भाई जैसा कि कह रहे हैं कि पैसा चला है, आप थोड़ा सा देखो, अभी वजीर आजम ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, पहली बात तो इसमें आइन में है ही नहीं। वजीर आजम खुद अपने आप को कह दे कि मैं एतमाद का वोट, हम तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं, लेकिन चलो अगर लिया तो बकौल इमरान खान या हमारे 12-16 लोग जो है ना, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने पैसा लिया है, तो मेरे भाई फैसल साहब जरा इमरान खान को भी अपने नजरों में रखें। इमरान खान ने उन्हीं 16 लोगों से जिन्होंने करप्शन किया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया, और अगर थोड़ी देर की है उन 16 लोगों को माइनस कर दो तो इमरान खान साबित हो जाते। तो मेरे भाई कॉल ऑफ फुल तजाद नहीं होना चाहिए, हक की बात करना चाहिए। सीधी हमने सेनेट का चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को और डिप्टी चेयरमैन गफूर हजी साहब को दिया नामजद। अब इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होंगे तो आपको मुझे इमरान खान ने 16 करप्ट लोगों से जिस तरह उसने वोट लेके वजीर आजम बन गया बकौल शेख रशीद, कि अगर हम उनको वोट नहीं लेते तो हम तो नहीं रहते। तो बाबा अब नहीं रहने की इजाजत छोड़ो, मेरा मुल्क खतरे में, मेरे मुल्क में ये ड्रामे बंद करो, मेरे मुल्क को बचाओ। और बचाएंगे कौन? पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, कोई भी जमात हो, पाकिस्तानी इस मुल्क को बचाएगा। और ये बहुत बहुत पॉलिटिकल ड्रामे हो गए। अब मेरा ख्याल है अब 70 साल के बूढ़े हो गए, पाकिस्तान की उम्र 70 साल हो गई है। खुदा के वास्ते अब वो बातें छोड़ दो जिससे मेरा लेकिन फरीद अंसारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तो माजी में इल्जामात आयद किए जाते रहे कि उन्होंने मुल्क को तोड़ने में बड़ा किरदार अदा किया। भुट्टो साहब ने नारा लगाया कि इधर तुम और उधर हम। कि मुल्क कैसे तोड़ा, मुल्क किसने तोड़ा? जरा जस्टिस हमीदुर रहमान कमीशन पढ़ लें और उसको आजाद कर दें और उसके सारे के गवाहों के बयान, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुल्क कैसे टूटा। ये मुल्क टूटा महरूमियों से, ये मुल्क टूटा नाइंसाफियों से, ये मुल्क टूटा इस तरह की जुल्म जो लोगों ने की एक दूसरे के साथ। हमने बंगाली कौम को क्या कह के पुकारा था, बंगाली बुजदिल होते, बंगाली छोटे करते होते। क्यों बोला हमने ये बात? क्यों इस तरह की बात? ये भी भुट्टो ने बोला था, ये भी भुट्टो ने बोला था कि बंगाली छोटे करके होते, बंगाली बुजदिल होते। और फिर उन बुजदिलों ने जो कारनामा दिखाया वो आप सब बहादुरों ने देख लिया। तो मेरे भाई ब्लेम गेम छोड़ो, ब्लेम गेम छोड़ो। जो मुल्क टूटा वो हमारे महरूमियों से टूटा। मुल्क में कबीर माशाल्लाह था अयूब खान का, जिसकी वजह से बंगाली कौम समझ रही थी कि हम साइड लाइन हो रहे हैं। तो मेरे भाई आप हकीकत पसंद बंद हो, हकीकत पसंदी में ही हमारे मुल्क का भला है, मेरे पाकिस्तान का। जिसको इमरान खान तो बोल रहा है ना नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मेरे काज जुल्फकार भुट्टो ने 1970 की रेडियो पाकिस्तान, ये सारे अखबार उठा के देख लो,
कि मेरे कायद जुल्फ़िकार भुट्टो ने कहा था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, और उसने नया पाकिस्तान बनाया, जदीद पाकिस्तान बनाया, एटमी पाकिस्तान बनाया। हजारों लाखों की तादाद में लोग बाहर गए और पाकिस्तान में खुशहाली आने लगी। फिर समुद्र का सबको मारा गया। तो मेरे भाई, अब एक्सपेरिमेंट नहीं करो, बहुत एक्सपेरिमेंट होता है। अब खुदा के वास्ते फैसल भाई और ऐसे तजियाकार जो है ना, थोड़ा सा इमरान खान का भी कहते थे तो मुझे खुशी होती कि उसने भी 16 करोड़ लोगों से वोट लेके, अगर वो 16 वोट हटा दो तो ये तो 4 वोट पे वजीर आजम बना है ना मेरे भाई। तो आप 16 हटा दो तो आज इमरान खान साबित होता। तो उन्हीं मैं अब लोगों ने अब्दुल पैसे कादिर लिए, चाचड़ साहब के पास आता हूँ। लिए, मैं अब जिन्होंने पैसे लिए। मैं अब मेरी बात अब्दुल सुन ले, कादिर मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले मेरे भाई, फिर आप बोलिएगा अपने वक्त पे। मैंने आपको जी बोलिए डिस्टर्ब नहीं किया। बोलिए जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब करप्ट लोगों की बात करनी है मेरे भाई, तमाम करप्ट है, उन 16 आदमियों का कुछ जिक्र नहीं कर रहे मेरे भाई आप, जो करप्ट है, जिन्होंने पैसा लिया और जरा वो आके इमरान खान को इल्तमास का वोट दे रहे। तो मेरे भाई ये बुढ़ापा का नहीं होना चाहिए, अच्छी राय होनी चाहिए, आजाद, जिसमें मेरे मुल्क का भला आजाद राय, इंसाफ पे मबनी राय हो। अब वो वीडियो दिखा रहे हो कि वो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने, अरे बाबा वो तो कौन गए थे वहां? इमरान खान ने भेजा था ना, इमरान खान ने भेजा था, जाओ ट्रैप करो। तो इमरान खान ने भेजा था कि वो वोट खराब करने का तरीका पूछना। तो यूसुफ रजा गिलानी की जगह के बेटे की जगह मैं होता, मैं कहता वो मुझसे खेल रहे थे, मैं उनसे खेल रहा था। ना नोट की गड्डियां थी, ना कोई यूसुफ रजा गिलानी का नाम था। वो 4 अपना तहरीक इंसाफ के लोग आए और वो मुझसे खेल रहे थे, और मैं भी यूसुफ रजा गिलानी का बेटा हूँ, मैं भी बिलावल का भाई हूँ। फरीद मैं भी भाई जरा जुल्फ़िकार टाइम भुट्टो की का। कमी है, अब मैं चाचड़ साहब की तरफ आऊंगा। अब्दुल कादिर चाचड़ साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपका माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गहरा ताल्लुक रहा है, आप ओहदेदार भी रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। ये फरमाइएगा कि जो सेनेट के इंतखाबात में माजी में जो करप्शन सामने आई है, जिस किस्म के अखबारात में या प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका चर्चा रहा है, और अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसके मुतालिक फरमाइएगा कि वो अब क्या रिजल्ट आपकी नजर में होगा, क्या मुतवक्का रिजल्ट है, और इसके बाद पाकिस्तान की क्या सियासी सूरत हाल होगी। जी चाचड़ साहब। सबसे सबसे पहले तहसीन भाई, मैं आपका शुक्रगुजार, आपको सलाम, आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। और जो मेरे दूसरे 2 कुलीग हैं, फैसल भाई और फरीद साहब, उनको भी सलाम। अब देखें जी, अगर हम 16 बंदों को करप्ट कह रहे हैं कि वो बिके, और फिर वजीर आजम ने उनसे वोट क्यों लिया, तो जो बेचने वाले थे, जो बिकने वाले वो थे, वो तो खराब हुए, लेकिन जो लेने वाले थे उन पे क्या कहा जाए। अब देखते हैं कि सारा कावे का कावा पलटा हुआ है। इलेक्शंस ऐसे ही होते हैं जैसे होते आ रहे हैं। अभी आप जिस भी पार्टी की तरफ जाओ, वो कहता है कि मैं ऑनेस्ट, बाकी सब डिसऑनेस्ट। अब वो 16 बंदे जो है वो अगर बिके हैं, मैं मानता हूँ कि इमरान खान साहब जो है, उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो अक्सरियत है वो बहुत कम है, और उस अक्सरियत की बुनियाद पे उनके जो लोग उनके पार्टी में गए हैं वो भी किसी और पार्टियों से गए हैं, क्योंकि ये हमारे एक सिस्टम का हिस्सा है। अब वही लोग जो है वही काम कर रहे हैं जो पिछले काफी दहाइयों से होता आ रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम इस पार्लियामानी सिस्टम में कभी भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामानी सिस्टम का 72 साल हो गए, पार्लियामानी सिस्टम चल रहा है। पार्लियामानी सिस्टम में वही सियासतदान है, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं, और जब उनको चमक मिलती है वो पैसे लेके चले जाते हैं। इमरान खान की पार्टी में आए, फिर भी 16 बिक गए, किसी और पार्टी में थे तब भी बिक गए। जब हम थे पीपल्स पार्टी थी, उसके साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, कभी इसके साथ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये सिलसिला चलता रहेगा। समझ में ये आ रहा है कि ये पार्लियामानी निज़ाम जो है वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। वो कि पार्लियामानी निज़ाम एक बहुत अच्छा निज़ाम है, लेकिन हमारे लोगों की इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो इस सिस्टम में चल पड़े। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रॉब्लम है कि वो 16 बंदों को निकालता है तो उसकी गवर्नमेंट चली जाती है। जाहिर है वो ये कहेगा कि मैं इनको ना निकालूं, लेकिन क्वेश्चन उन पे भी आएगा, क्योंकि गलत तो गलत होता है। अब रह गई बात यह कि जो जिसकी आप बुनियादी इमारत की जो है गलत चीजों पे रखोगे, तो उसका रिजल्ट भी जो है आपको वैसा ही आएगा।
अब जो इलेक्शन होने वाला है आपका चेयरमैन का, उस चेयरमैन के इलेक्शन में भी यही है, अगर आप उनकी फिगर को देखो तो लाजमी बात है फिगर जो है गवर्नमेंट साइड से जो है पूरी है और चेयरमैन उनका आना चाहिए क्योंकि उनके पास इतने तादाद में लोग हैं। लेकिन जो अपोजिशन है वो अगर इस चमक वाली बात भी आ जाएगी, लोग फिर बिक जाएंगे, तो फिर तो पता नहीं क्या रिजल्ट हो। लेकिन अगर इस फिगर को देखें तो रिजल्ट तो जो है गवर्नमेंट साइड का बनता है। तो मैं अब तो तीनों से मेरा तीनों से अब ये सवाल है और मैं वन बाय वन आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ये जो माजी में 1988 के बाद जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद 11 माह के बाद अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी। उस अदम एतमाद की तहरीक भी, उसमें भी जो थी हार्स ट्रेडिंग थी, दोनों तरफ से हार्स ट्रेडिंग हुई थी। इस बात की तो तारीख गवाह है, उस वक्त हुकूमत की जानिब से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, उस दौर में भी हार्स ट्रेडिंग हुई। दूसरी जानिब नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे, उन्होंने छांगा मांगा की सियासत की, अपने MNAs को छांगा मांगा में ले जाकर बंद कर दिया। मोहतरमा ने मरी में और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ लोगों को लंदन ले जाया गया। तो माजी में भी ऐसा तो होता रहा है, हार्स ट्रेडिंग का तो सिलसिला चलता रहा है। मुशर्रफ साहब के दौर में जो नाजिमीन के इलेक्शन थे उसमें भी हार्स ट्रेडिंग थी, काउंसलरों को उठाया जाता था, नाज़िमों को जो है वो खरीदा जाता था। तो फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ में जाऊंगा। फैसल साहब जरा ये बताइएगा कि ये सिलसिला जो हार्स ट्रेडिंग है ये पहली मर्तबा नहीं हुई, माजी से जुड़ी हुई है, ये माजी में भी इस किस्म का सिलसिला चलता रहा है, हार्स ट्रेडिंग होती रही है। इस हार्स ट्रेडिंग का खात्मा कब होगा, ये कब हम कोई इनकलाबी जो है इकदाम कर सकेंगे कि यह हार्स ट्रेडिंग का खात्मा किसी तरह हो सके? जी फरमाइएगा फैसल सिद्दीकी साहब। जी देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और मेरा ख्याल है कि इसको हमें सबको मिलके देखना चाहिए। और अगर अब इस वक्त करंट सिचुएशन देखें तो करंट सिचुएशन में इसकी जो माजी की बुराइयां थी और माजी की खराबियां थी उनको दूर करने की बात हुई। इसी वजह से शो ऑफ हैंड्स की बात हुई कि जो अगर आप इस तरह का सेनेट का इलेक्शन हो तो उसके अंदर शो ऑफ हैंड्स करें या लोगों को पता चले कि किसने किसको वोट दिया है, ताकि उस करप्शन का खात्मा किया जा सके जो इससे पहले मुस्तकिल माजी की हुकूमत में होता आया है। पाकिस्तान की अगर आप तारीख पढ़ लें तो जाहिर है आपको नजर आएगा कि पहले 58 तक तो पाकिस्तान में वैसे भी मुख्तलिफ कई वजीर आजम तब्दील हुए, कई वजीर आजम तब्दील हुए, 58 तक तो 7 जी 7 या 8 वजीर आजम जी उसके बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला हमने अगर ये देखें तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जितनी मरतबा भी आपकी सियासी हुकूमतें आई, हर सियासी हुकूमत जिन्हें प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस को करप्शन का गढ़ बनाया। पाकिस्तान में अगर मुनज़्ज़म गद्दारी या मुनज़्ज़म पाकिस्तान के खिलाफ जाने की आप इब्तिदा देखें तो भुट्टो साहब ने की, पाकिस्तान तोड़कर। और उसके बाद पाकिस्तान की तमाम जो पॉलिसीज उस जमाने में आप देखें तो पाकिस्तान जो तरक्की पर जा रहा था उनके आने से पहले, उसके बाद से पाकिस्तान की तरक्की का सफर डिक्लाइन की तरफ चला गया। और अगर आप उसके बाद देखें तो तमाम जितनी सियासी आपके अदवार आए उन सब अदवार में आपको डिक्लाइन नजर आएगा। जो भी थोड़ी बहुत तरक्की नजर आती है वो उस वक्त नजर आती है जब सियासी हुकूमत नहीं होती। लेकिन ये पहली मर्तबा है पाकिस्तान की तारीख में कि किसी भी सियासी हुकूमत के दौर में प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से करप्शन नहीं हो रही। और इसको पाकिस्तान, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब पिछले दिनों शुगर माफिया और जनाब आटा माफिया और उसके बाद जो मेडिसन 450 मेडिसन उस वक्त के खुसूसी माविन ने हिंदुस्तान से मंगाई, उसमें करप्शन जो है वो खुलकर सामने आ गई। आपने ये देखा, ये तमाम चीजें अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। शुगर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, आटा हमारे यहाँ शार्ट, और दूसरा इस कदर महंगाई है तो अभी तक तो कोई ऐसा हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नजर नहीं आ रहा कि जो आम आदमी को जिससे फायदा हो सके। जी, हुकूमत की जो गलती जहाँ पे नजर आ रही है और वो जाहिर है उनकी थोड़ी कमजोरी भी है, और वो उसकी रीजन अगर आप देखें तो इवन आप डेवलप माशरे में, अगर आप अमेरिका, यूके, जो दूसरी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर भी अगर आप देखें तो जो उनका सबसे बड़ा वो ये है कि कानून नाफिज करना और सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद करना।
हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारे पास तमाम कवानीन मौजूद हैं, सब चीजें मौजूद है, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं कराया गया। और उसकी जो बुनियादी रीजन है, वो बुनियादी रीजन जो मैंने अभी पहले आपको अर्ज किया कि भुट्टो साहब के दौर से जो करप्शन का आगाज हुआ, उसके बाद से मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ जगहों पे इस तरीके से गलत लोगों को पेनिट्रेट किया गया कि आज 30-40 साल के बाद ये हाल है कि उन तमाम इदारों में नाअहल और सिर्फ सियासी बुनियादों पे भर्ती लोग जो हैं वो मुतय्यन हैं। और अगर आप ये देखें, जो ये आप शुगर माफिया की बात कर रहे हैं या बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें देखें तो इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें ज्यादातर पिछली हुकूमतों के जो करप्ट सियासी वर्कर्स को जो रखा गया है और वो उस चीजों को चलने नहीं दे रहे। इसी तरीके से जो शुगर या जितनी भी आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए, पंजाब में इस वक्त डिफरेंट हुकूमत है, पंजाब में अचानक जो है वो आपने देखा होगा कि खबरें आनी शुरू हो गई कि वहां पे भी जो है वो कूड़ा नहीं उठता। अगर आप उसका बारीकी से जायजा लें तो उस कूड़ा ना उठने की रीजन आपको नजर आ जाएगी। इसकी रीजन ये नहीं है कि जी हुकूमत वो नहीं कर रही, लेकिन उसके अंदर बाकायदा एक प्लानिंग के फैसल सिद्दीकी साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा, आप तो पंजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पूरी ब्यूरोक्रेसी उनकी अपनी है, 15 साल से उनकी हुकूमत है। आप कराची का असर देखें, आपको हर गली में पानी नजर आएगा, गंदगी, आब रसानी, आब फरामी, आप सारा इस कदर गंभीर मसाइल है, सफाई नहीं है, रोडों पर कचरा इस कदर है, पानी, गंदा पानी हर गली में आपको। तो जहां तक आप कहते हैं कि वहां ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं करे, यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी भी उनकी अपनी है और हुकूमत भी उनकी अपनी है और वो पूरी एक जमात की हुकूमत है। यहाँ ये हाल है तो पंजाब की शिकायत तो दूर की बात है जनाब। ये वो शहर है, कराची वो शहर है जो 70% रेवेन्यू आपको मरकज को दे रहा है, 95% रेवेन्यू आपको सिंध हुकूमत को दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस शहर की हालत आप देखिए, पूरे शहर में आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे, गैर कानूनी तामीरात आपको नजर आएंगी, आपको कचरे के ढेर नजर आएंगे, ड्रेनेज, टूटी हुई ड्रेनेज नजर आएगी। ये तो शहर तो खुद इस शहर की जो है वो ये हालत है। अब्बासी साहब, पीपल्स पार्टी को तो आप कुछ कहना, मेरा ख्याल है कि आप अपना टाइम वेस्ट करने की बात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिससे बड़े उम्मीदें थी जब लोग आए थे, हमें भी बड़ी उम्मीदें थी, बाकी सारे पाकिस्तान को भी बड़ी उम्मीदें हुआ करती थी। लेकिन अगर आप अभी भी देख रहे हैं, वहां से 4 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, मुस्तकिल सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, सेंटर में उनकी गवर्नमेंट रह चुकी है, 4 मरतबा वहां से वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं। अगर आप अंदरूने सिंध चले जाएं, जब अभी पिछले मरतबा में आया, मैं लाड़काना गया, सक्खर पहुंचा, कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो ना लाड़काना में, ना सक्खर में, ना नवाबशाह में कोई किसी तरीके का तरह। आप कराची को तो छोड़ दें, जिस जगह से आप मुंतखब होकर आए हैं, जिन सीटों से आप टिकट्स के इलेक्शन लड़कर आए हैं, अपने इलाकों में, अपने गांवों का हाल आप देखें, वहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। वो तो क्योंकि पीपल्स पार्टी तो क्योंकि बात उनकी सिर्फ करप्शन की नहीं है, दूसरे शहरों में तो थोड़ा बहुत करप्शन के साथ अगर वो 10%, 15%, 20% लगाते हैं तो वो लगाते भी होंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी का तो हाल ये है कि वो 100 की जगह 200% आते हैं, और उनके प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर इतनी अहलियत भी नहीं है कि वो एक जगह की नाली भी ठीक कर सकें। आप जाके देखें, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। मैं अब फरीद अंसारी साहब की जानिब आऊंगा। फरीद भाई, जरा ये बताइएगा कि आप खुद कराची में पीपल्स सेक्रेटरीट के इंचार्ज हैं, पूरे शहर की आप रोजाना कहीं ना कहीं सियासी हवाले से आपको जाना होता है, आप खुद भी देखते हैं कि कराची की जो गंदगी है, जो सियासी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और जो करप्शन है वो भी, उसका भी मुतालिक आप, मैं समझता हूँ कि आपको नॉलेज होगी। तो आप फरमाइएगा कि क्या हुकूमत इस पर अभी तक क्यों काबू नहीं पा सकी है, और इस कराची को जो उरूस-उल इबाद था अभी तक उसको मुसलसल तीसरी गवर्नमेंट है कराची के, वही सूरत हाल है। जी फरमाइएगा फरीद भाई। फरीद अंसारी साहब, पहले तो अपने भाई का, फैसल भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनको सिर्फ वो सियासी लोगों की हुकूमत अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आपको इनको ये बताओ कि पाकिस्तान भी एक सियासी पार्टी ने आजाद कराया था। इनको ये बताओ कि पाकिस्तान को एटमी ताकत भी एक सियासी पार्टी उसके हुकूमत में मिला था। इनको ये बताओ कि पाकिस्तान का 1973 का आईन
जिसका खाना खराब कर दिया गैर सियासी हुकूमतों ने, वो भी सियासी लोगों की हुकूमत में आया था। और जहाँ तक ताल्लुक है कि ये छांगा मांगा और ये आपने जैसे फरमाया कि मरी और लंदन, वो अपनी जगह होगा, मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं लड़ रहा था, मैं छांगा मांगा गया, ना मैं लंदन गया ना। लेकिन मैं इतना बता दूं कि ये सारी जो हरकतों का आगाज फैसल भाई आपके बड़े भाई ने किया था पीडी मेंबर के इलेक्शन में। शायद इनको याद भी नहीं होगा या ये होंगे भी नहीं उस वक्त जब बीडी मेंबर के वोट लिए जा रहे थे सदर पाकिस्तान को, बीडी मेंबर वोट देगा बीडी मेंबरों के साथ। तो जरा अपने बुजुर्गों से पूछ लें। और जनरल जिया ने जो एक गैर सियासी हुकूमत था, उसने हुक्मरान था, उसने 85 में गैर जमाती इंतखाबात कराए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में कचरा सियासत आया। और उसका चेहरा भी जनरल मोहम्मद जिया। सारी बातों को बोलो, इन सारे बातों को बोलो, एक अच्छा और एक मजबूत और एक ईमानदार पाकिस्तान बनाओ, उसमें सब कर रहे होगा। मेरे भाई आप भुट्टो को बुरा बोलो, और अगर भुट्टो बुरा ही था, इतना बड़ा करप्ट था, तो फिर आपने जाली केस में सजा मौत क्यों दी? आपने नवाब मोहम्मद अहमद खान के केस में सजा क्यों दी? आप उनको लटका देते कि जुल्फकार की भुट्टो करप्ट है और इसको गोली मार देते। बहुत से मुल्कों में वजीर आजम को गोली मारा जाता है, जो करप्ट होते हैं उनको मार दिया जाता है, मार देते। आपने ऐसा जाली केस बनाया जिसका पाकिस्तान के लॉ में, सुप्रीम कोर्ट में कोई हैसियत नहीं है। आज तक उसका जुल्फकार भुट्टो का केस कहीं पेश नहीं किया है रेफरेंस के तौर पर। तो मेरे भाई अगर भुट्टो करप्ट था ना, तो आपने उसके जाली केस में क्यों मारा? आप मार देते नवाब मोहम्मद अहमद खान के केस में क्यों मारा? आप करप्शन में मारते ना। मेरी पार्टी ने, सियासी हुकूमतों ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक जितना पाकिस्तान को कुछ दिया वो सियासी हुकूमतों ने दिया। और फैसल भाई की हिमायत आपको हमेशा गैर जमाती इंतखाबात किए, बोली दी, माशाल्लाह दिया, तोड़े दिया, लोगों के पाकिस्तानों का इस्तेमाल खत्म किया। तो मेरे भाई इंसाफ करने वक्त थोड़ा वो भले तहरीक इंसाफ जालिए, आप तो असली इंसाफ कर दो यार। बहुत शुक्रिया फरीद भाई, बहुत शुक्रिया फरीद भाई। बात यह है मेरे भाई, कोई भी निजाम खराब नहीं होता, निजाम चलाने वाले पे होता है। जहां तक फैसल भाई ने बात की कि भुट्टो साहब के दौर में करप्शन शुरू हुई, तो मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। क्यों कि भुट्टो साहब के गवर्नमेंट में कभी भी कोई करप्शन का एलिमेंट, कोई एलिगेशन नहीं बना। लेकिन सिर्फ भुट्टो साहब के नाम पे हम पिछले जो है 40-50 साल नहीं निकाल सकते। भुट्टो साहब जो थे वो करप्ट नहीं थे, तो वो कि अब जो उनकी पार्टी के अनासर हैं, जो लीडरशिप है, जो कारकुन है आया, वो भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्टियों पे। अभी उन पे हम इल्जाम लगाते थे, वो पीपल्स पार्टी को गालियां देते थे, करप्ट बोलते थे। मैं फैसल सिद्दीकी साहब से ये पूछना चाहूंगा, फैसल ये जो अभी पंजाब में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में इस वक्त मुख्तलिफ सियासी लोगों से मिल रहे हैं, और वो शायद पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कुछ लोगों से मिल रहे हैं, कुछ सलाह कर रहे हैं, कुछ MPs से जो है मुज़ाकरात उनके हो रहे हैं। क्या ये 8 सीटों पर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकेगी पीपल्स पार्टी की पंजाब हुकूमत के खिलाफ? देखिए, पंजाब हुकूमत का जहां तक ताल्लुक है, तो पंजाब का केस जो है वो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी अकेली तो नहीं लड़ सकती। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त 7 सीटें हैं, 7 उनके पास MPs हैं। बाकी नून लीग के MPs हैं, 10 MPs जो हैं वो आपके चौधरी शुजात करी टीम जो PMLQ है। लेकिन वो तो गवर्नमेंट के साथ है ना, वो तो गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं इस वक्त। उन्होंने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है, उनकी जानिब से कोई ऐलान नहीं हुआ है अभी, और वो न्यूट्रल पोजीशन में है। जी बिल्कुल, वो न्यूट्रल पोजीशन में है, लेकिन ये लोग जो डिपेंड कर रहे हैं वो वहां पे वही सेम खेल की बुनियाद पर डिपेंड कर रहे हैं कि अगर वो खेल कुछ गवर्नमेंट के MPs को तोड़ें या इंडिपेंडेंट जो है उनको अपने साथ मिलाएं। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो गैप बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट के पास तकरीबन 192 के करीब लोग हैं, 371 के ऐवान में ऑलमोस्ट 192-194 जो है वो गवर्नमेंट के पास हैं लोग। तो ऑब्वियसली वो जो इस वक्त अपना सोच रहे हैं, वो इस बुनियाद पे सोच रहे हैं कि या तो गवर्नमेंट के MPs तोड़ें
और जो आज़ाद हैं उनको मिलाएं, क्योंकि वरना तो उनके नंबर्स नहीं बन सकते किसी भी तरीके से अदम एतमाद में। तो वो जो आपकी छांगा मांगे वाली बात है, तो जब तक वो छांगा मांगा या वो वाली सियासत नहीं होगी तो पीडीएम के पास मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह का कोई भी चांस है। लेकिन फैसल 92 में 93 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी हुकूमत बनाई मरकज में, तो पंजाब हुकूमत जो थी वो जोनेजो लीग को दी गई थी। हालांकि अगरचे उनकी सिर्फ 13 सीटें थी पंजाब में और मरकज में उनकी 7 एमएनए की सीटें थी, तो मजबूरी थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की उस वक्त। यासीन भट्टू जो इस वक्त आजकल पीपल्स पार्टी के रहनुमा समझे जाते हैं पंजाब में, वो उस वक्त जोनेजो लीग के प्लेटफॉर्म से वजीर आला बनाए गए थे जी। तो इस वक्त तो 10 सीटों में बड़ा मुस्लिम लीग काफ का बड़ा मरकजी किरदार है इस वक्त। वो जिस के साथ भी जाएंगे वो हुकूमत बना लेगा। अगर वो इस मौजूदा हुकूमत को छोड़कर पीडीएम के साथ जाते हैं तो पीडीएम की हुकूमत बन सकती है। जब तक हुकूमती अरकान में से कुछ लोग उस तरफ ना जाएं और ये पीएमएलक्यू के 10 लोग उधर ना जाएं, उस वक्त तक तो नंबर्स तो पूरे नहीं हो रहे। देखिए तो नंबर्स की जहां तक बात है फैसल, नंबर्स की जहां तक बात है, अगर हुकूमती जमात के लोग भी पीडीएम के साथ न जाएं, अगर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग काफ के वोट ही अगर 10 चले जाए तो हुकूमत गिर सकती है पंजाब की। जी फरमाइएगा फैसल साहब। जी, करंट जो सिचुएशन है वो मेरा ख्याल है जो ऑपोजिशन के पास है वो 164 के करीब लोग हैं, या मेरा ख्याल है मेरे पास अगर नंबर सही है, या हो सकता है चाचर साहब आप बताइए कि इसमें मेरा ख्याल है 164 हैं, तो अगर 10 उधर भी चले जाते हैं तब भी हुकूमत की पोजीशन जो है वो बेहतर होगी। लेकिन ये कि जाहिर है इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो परवेज इलाही और उनकी पार्टी ही करेगी। तो अगर वो नहीं हिलते या उनको कोई ऐसी पेशकश नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई पीडीएम कामयाब हो सकती है। अच्छा मुझे ये जरा बताइएगा कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है और जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पेशकश की है परवेज इलाही साहब को वजारत आला के लिए, तो क्या मुस्लिम लीग नून के जो एमपीएस हैं वो इसको कबूल करेंगे, परवेज इलाही साहब को कबूल करेंगे एज ए वजीर आला? देखिए अगर आप पुरानी बात में सोचें तो परवेज इलाही साहब कभी भी कबूल नहीं होंगे उनको, लेकिन इस वक्त वो बात यही है कि अगर इस पोजीशन पर उनके पास और कोई चारा नहीं होगा कि अगर वो उनको कबूल करने के अलावा, वरना वो गवर्नमेंट नहीं गिरा सकते, क्योंकि जब तक उनको कोई ऐसी पेशकश ना की जाए जो बहुत ज़बरदस्त टेम्पटिंग हो और उसकी वजह से वो चेंज कर दें। लेकिन ये कि इसमें बहुत सारी सूरत हाल देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये कि वो उसे पोजीशन की बेस पे जाएंगे या आगे क्या होगा। तो मेरा अपना जाती ख्याल यही है कि परवेज इलाही जो हैं वो भी समझदार आदमी हैं, वो मरकज और उसमें वो चेंज नहीं चाहेंगे। और जिस तरह ये पार्टी जब पंजाब में जो गवर्नमेंट की तब्दीली है वो पीडीएम उसमें मुश्किल कामयाब हो सके, क्योंकि उसका दारो मदार जो है वो या तो मुस्लिम लीग नून पर है या काफ लीग पर है। मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी अलाई है पीडीएम में, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग जो है वो अपने पत्ते खेल रही है, पीपल्स पार्टी अपने पत्ते खेल रही है। ये एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर इसमें ये दोनों मिल जाते हैं और काफ लीग इनसे मिल जाती है तो फिर तो जो है पंजाब में गवर्नमेंट जो है पीटीआई की चली जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने अपने जो है सही तौर पे ताल्लुकात उस्तवार किए अपने काफिले की क़यादत से, तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि कोई गवर्नमेंट चली जाए, यही गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन इसके लिए कुछ गिव टेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैलेंस पावर जो है वो काफिले के पास है। अगर इमरान खान साहब उनको कोई बैलेंस पावर देते हैं, उनकी कोई बात एक दूसरे के जो उनकी शराइत होगी वो मानते हैं, तो बिल्कुल पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो उनकी पीटीआई की रहेगी। बाकी रही बात ये कि भाई साहब ने कहा कि करप्शन वाली बात, अब सारे हिमाम में नंगे हैं। अब जिनको शांगा मांगा के ताने देते थे, अब जो ताने देते थे अब उनका भी काम वही है। अब पीपल्स पार्टी भी वही काम कर रही है जो पहले कभी नवाज लीग किया करती थी। यहाँ पे सच्चे आदमी की कमी है, सच्चे को कोई प्रोमोट नहीं करता। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है एक सच्चा लीडर है
और वो अपने कौम के साथ सच्चाई के साथ चल रहा है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ जितने भी बंदे हैं वो सारे सिस्टम के करप्ट है, इसलिए उसके सामने जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और पंजाब में जो है वो उसकी गवर्नमेंट जो है तब जा सकेगी जब काफ लीग वाले गवर्नमेंट का साथ छोड़ दें। और मैं समझता हूँ इमरान खान जो है काफ लीग वालों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया है, क्योंकि अभी जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है उसमें बिलावल साहब गए तो उन्होंने उनको जवाब दे दिया कि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े। बहुत शुक्रिया चटर साहब, बहुत शुक्रिया फैसल साहब। थैंक यू सर। नाज़रीन, ये हमारे तीनों मेहमान थे आज। इंतहाई सीनियर जो तज्जियाकार थे जनाब फैसल इलियास सिद्दीकी साहब कनाडा से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया था, और फरीद अंसारी साहब जो पीपल्स सेक्रेटरीट इनके इंचार्ज हैं, इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं। और तीसरे थे हमारे मेहमान अब्दुल कादिर चाटर साहब, सीनियर सियासी रहनुमा। ये आज के हमारे मेहमान थे। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे चैनल को कीमती वक्त दिया। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना भी ख्याल कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने राय का इज़हार भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।